हेलो मेरे खट्टे मीठे अंगूरों। तो मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके। आज लोहरदगा में ठंड बहुत है, बट आपके लिए मैं यहां खड़ा हूं और मैं चाहूंगा आप भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, है ना, और पढ़ाई में ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्जाम जिंदगी में एक बार आता है। ओके, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और पढ़ाई शुरू कीजिए, है ना। तो आज हम लोग अपना लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। जो एमसीक्यूज डिस्कस किया जा रहा है उसको आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या मेरी आवाज आ रही है? हम्म। चलिए शुरू करते हैं, है ना। एमसीक्यूज कल 30 देख लिए थे, आज 31st जो है, बताइए। इट इज पॉसिबल टू हैव अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एट जीरो पोटेंशियल। क्या ये पॉसिबल है कि एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जीरो पोटेंशियल में हो, या फिर नेगेटिव पोटेंशियल में हो, या फिर पॉजिटिव पोटेंशियल में हो, या फिर ऑल ऑफ दिस? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सोचिए, और सोचिए नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ आप यहां पर कमेंट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिस्कस करने वाला क्वेश्चन है। तो कह रहा है, एक बॉडी है बेटा, बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है, बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है। पूछ रहा है क्या इसका पोटेंशियल जीरो हो सकता है, या फिर नेगेटिव हो सकता है, या फिर पॉजिटिव हो सकता है, या फिर तीनों ऑप्शन हो सकता है। सोचिए। तो चलिए, परीक्षा का समय कम है बेटा, एग्जाम जल्दी आने वाला है, ज्यादा वक्त नहीं गंवाते हैं और इसका डिस्कस करते हैं। थोड़ा डिस्कस करने वाला क्वेश्चन है। तो बेटा याद रखिएगा कि अगर आपके मन में आ रहा है कि पॉजिटिव चार्ज है तो इसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। नेगेटिव होगा तो गलतफहमी है, जीरो होगा तो भी गलतफहमी है। सही आंसर है बेटा, सही आंसर है आपका ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। प्रश्न उठता है कैसे? एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी का जीरो पोटेंशियल हो सकता है, नेगेटिव पोटेंशियल हो सकता है, पॉजिटिव पोटेंशियल हो सकता है। हां, पॉजिटिव चार्ज में भले है बेटा उसका ये तीनों हो सकता है, जीरो पोटेंशियल भी, नेगेटिव पोटेंशियल भी और पॉजिटिव पोटेंशियल भी। ओके, कैसे बतलाइए। तो यहां पर बेटा जो पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल है डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। जैसे रेफरेंस पॉइंट में बेटा अगर हम यहां पर इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को बेटा हम लोग अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, इसका अर्थिंग कर देते हैं, है ना। तो अर्थ का पोटेंशियल बेटा जीरो होता है, अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है, कैपेसिटी इंफिनिटी होता है। अर्थ का चार्ज लेने का कैपेसिटी बेटा इंफिनिटी होता है और पोटेंशियल क्या होता है? जीरो होता है। अच्छा, इससे थोड़ा चार्ज निकल जाए या थोड़ा चार्ज इसमें आ जाए तो अर्थ को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, इसको, है ना, जैसे समुद्र है बेटा, समुद्र से आप एक दो बाल्टी पानी निकाल भी लीजिएगा तो समुद्र के पानी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसी तरह से बेटा अगर अर्थ से कुछ चार्ज बाहर भी आ जाए तो ऐसा नहीं है कि अर्थ के पोटेंशियल में चेंज आएगा। अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है बेटा? जीरो है।
और 0 ही रहेगा। लेकिन इसको जब अर्थ से कनेक्ट किया जाता है बेटा, तो क्या होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन अर्थ से इस पॉजिटिव चार्ज की ओर आते हैं, और यहां पर बेटा आप लोग का क्या हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन यहां आकर के इसको मतलब इसके सरफेस में क्या होने लगते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होने लगते हैं। ये डिस्कस करने वाला है तो थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहे हैं। और ये तब तक डिस्कस, ये कब तक, ये इलेक्ट्रॉन यहां से बह करके यहां आएगा बेटा, जब तक इसका पोटेंशियल और अर्थ का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। ओके, जब दोनों का पोटेंशियल मतलब इसका और इसका पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, इसका और इसका पोटेंशियल जब बराबर हो जाएगा बेटा, तो जो चार्ज का फ्लो है, जो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो कर रहा है, उसका फ्लो रुक जाएगा। तो बेटा इसका और इसका पोटेंशियल बराबर, इसका पोटेंशियल तो चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन इसका और इसका पोटेंशियल बराबर हो गया, इसका मतलब हो गया कि इसका भी पोटेंशियल क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। इसलिए चार्ज का फ्लो रुक गया। चार्ज हमेशा यहां से यहां थोड़ी आते रहेगा। इसका पोटेंशियल, ये चार्ज यहां से यहां तब तक फ्लो करेगा जब तक कि अर्थ के पोटेंशियल के बराबर इसका पोटेंशियल ना हो जाए। ओके, तो इस वजह से पहला तो रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस लेवल पर डिपेंड करता है इसका पोटेंशियल, है ना। अब तो यहां पर ऐसा नहीं है, ये बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से चले आए हैं, और ये तब तक आए हैं जब तक कि इसका पोटेंशियल 0 ना हो जाए। तो एक पॉजिटिव चार्ज से, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का पोटेंशियल 0 हो सकता है, पहला तो रेफरेंस पॉइंट। अब दूसरा बेटा, है ना, दूसरा क्या है, दूसरा डिस्कस करते हैं कि ये एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसमें पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, लेकिन यहां पर पॉजिटिव चार्ज कम है, यहां पर पोटेंशियल कम है अभी फिलहाल, है ना। अब इसको सराउंडिंग, हाँ दूसरा, पहला के बाद दूसरा सराउंडिंग पर डिपेंड करता है। सराउंडिंग पर डिपेंड करता है। ओके, सराउंडिंग पर डिपेंड करता है। तो सराउंडिंग में अगर ये एक लेस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को एक नेगेटिव चार्ज के फील्ड में रखा जाता है बेटा, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड में, नेगेटिव चार्ज के स्ट्रॉन्ग फील्ड में रखा जाता है, नेगेटिव चार्ज के स्ट्रॉन्ग फील्ड में रखा जाता है बेटा, इस लेस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को स्ट्रॉन्ग फील्ड में रखा जाता है बेटा। ओके, तो क्या होता है यहां पर, इसमें जो पोटेंशियल है ना बेटा, वो सिर्फ इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल नहीं होगा, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल होगा। ओके, तो यहां पर बेटा जैसे मान लेते पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल 5 वोल्ट है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट का पोटेंशियल -10 वोल्ट है। तो इस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल कितना होगा बेटा लोग, नेट पोटेंशियल कितना होगा, तो -10 वोल्ट। कितना होगा बेटा, -5 -10 -5 वोल्ट। तो दूसरा कि पहला, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी अगर अर्थ के साथ कनेक्ट में है, रेफरेंस पॉइंट अगर अर्थ है, रेफरेंस लेवल अगर अर्थ है, तो बेटा इसका पोटेंशियल 0 हो सकता है। दूसरा, एक पॉजिटिव चार्ज जिसका पोटेंशियल कम है ना, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज के स्ट्रॉन्ग फील्ड में रखेंगे तो पोटेंशियल नेगेटिव हो सकता है। इसमें पॉजिटिव चार्ज तो है बट पोटेंशियल क्या है बेटा, नेगेटिव है। और तीसरा कि एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ऐसे रीजन में रखा गया है, ऐसे सराउंडिंग में रखा गया है जहां पर मतलब ये आइसोलेटेड है, मतलब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से फ्री। तब ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब इसके आसपास कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, जैसे यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, आसपास कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ना हो,
उस सिचुएशन में बच्चा लोग, उस सिचुएशन में मेरा खट्टा मीठा अंगूर है ना, यहां पर का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से सर एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी अगर आइसोलेटेड है ना, इसके आसपास कोई चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, तब इसका पोटेंशियल पॉजिटिव और चार्ज भी पॉजिटिव। अगर रेफरेंस लेवल 0 हो, ग्राउंड से ये अर्थ हो, तो इसका पॉजिटिव चार्ज तो है बट पोटेंशियल 0 है ना, इस जगह पर 0 पोटेंशियल है लेकिन बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है। और स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज के फील्ड में, स्ट्रॉन्ग फील्ड में हो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, तो इसके सरफेस में नेगेटिव पोटेंशियल है ना। तो याद रखना बेटा एक और चीज, जीरो पोटेंशियल डज नॉट इंप्लाई जीरो चार्ज। ऐसा नहीं सोचना है बेटा, ऐसा नहीं सोचना है कि जीरो पोटेंशियल है मतलब उसमें चार्ज नहीं होगा, नहीं बेटा, समझ में आ गया। तो इस तरह से तीनों केस पॉसिबल है कि एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है अगर वो आइसोलेटेड हो, जीरो भी हो सकता है अगर अर्थ से कनेक्टेड हो, और स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज के फील्ड में हो, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फील्ड में हो, तो नेगेटिव पोटेंशियल हो सकता है। ओके, यहां पर पॉजिटिव चार्ज का लेस अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो, उस केस में इसका सरफेस नेगेटिव पोटेंशियल पर होगा। ओके, आगे चलते हैं। ए बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज बाय, एक बॉडी कब नेगेटिवली चार्ज होता है, ये तो छोटा सा है बेटा, है ना, ठीक है सर। एक बॉडी कब नेगेटिवली चार्ज होता है बेटा, गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू इट, रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, गिविंग सम प्रोटॉन टू इट, रिमूविंग सम न्यूट्रॉन फ्रॉम इट। न्यूट्रॉन में तो खैर कोई चार्ज नहीं होता है बेटा, गिविंग सम प्रोटॉन्स टू इट, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, उसको पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज, तो ये तो नहीं होगा, है ना, ये भी नहीं होगा बेटा। रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट, इलेक्ट्रॉन छीनना, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी नहीं होगा। गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इट, तो ये आपका, हां, ये आपका बेटा सही है। व्हाट इज द ऑरिजिन ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ये भी डिस्कस करने वाला। आप लोग को लगता होगा कितना इजी, बस 4 ऑप्शन है, किसी को भी टिक मार दो ना यार, वैसा नहीं है बेटा, है ना। आपके कॉन्सेप्ट को ये जांचता है कि आप कितने, आपके पास कॉन्सेप्ट है, आपने कितनी गहराई से पढ़ी है फिजिक्स, है ना। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन पढ़ के लगे अरे बाप रे बाप, सब तो एक ही है। रबिंग टू बॉडीज, फ्रिक्शन, ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, नन। यहां पर है व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जो किसी बॉडी में फ्रिक्शन की वजह से जो चार्ज पैदा होता है बेटा, उसका ओरिजिन, कारण क्या है। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन तो होगा, आपको जवाब देना है, जल्दी दीजिए, है ना। आज थोड़ा थके हुए, एग्जॉस्ट है, सफर हो गया, थोड़ा ठंड ज्यादा है ना, फिर भी हम क्लास ले रहे हैं आप लोगों के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। ओके, तो चलिए थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, रबिंग टू बॉडीज, फ्रिक्शन, ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, नन। तो बेटा व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, रबिंग ऑफ टू बॉडीज, ये मेथड है। रबिंग ऑफ टू बॉडीज क्या है बेटा, रबिंग ऑफ टू बॉडीज मेथड है, तरीका है। फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ये सही है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ना बेटा, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है बॉडी में। ओके, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मेन कारण है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल इज, इलेक्ट्रिक फील्ड inside a uniformly charged spherical shell, electric field inside a uniformly charged spherical shell is, एक चार्ज स्फेरिकल शेल है, एक चार्ज स्फेरिकल शेल है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सोचिए
कितना होगा? तो सिंपल सा है, एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर होता है बेटा, उसमें पॉजिटिव चार्ज है, कंडक्टिंग स्फीयर है जिसमें चार्ज है ना बेटा, तो उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ये रखने वाली बात है ना? क्यों होता है बेटा, इसके लिए आपको लॉन्ग वीडियो में आना होगा। ओके, तो इसका आंसर 0। चलिए, when an electric dipole is placed in uniform electric field it experience, जब एक डाइपोल को बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है? तो याद रखिएगा बेटा, डाइपोल जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, अगर डाइपोल जो है अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ये डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, डाइपोल यहां पर -q, यहां पर +q, -q +q, -q बेटा, -q में इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, कितना? कल डिस्कस किए थे बेटा, -q_e, और यहां पर बेटा इधर कितना हो जाएगा? +q_e, -q_e +q_e, नेट फोर्स इक्वल्स टू 0, इक्वल और ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन ऑपोजिट बेटा। इस वजह से नेट फोर्स 0, यानी कोई ट्रांसलेशनल मोशन देखने को नहीं मिलेगा। नेट फोर्स तो 0 है, नेट फोर्स 0 है, बोथ नेट फोर्स, जब नेट फोर्स है ही नहीं, नीदर अ नेट फोर्स नोर अ टॉर्क। हां, अब यहां पर बेटा, यहां पर ये जो फोर्स है इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये जो फोर्स है इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये और ये इक्वल और ऑपोजिट है ना, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी ये टॉर्क महसूस करेगा। ओके, तो ये भी ऑप्शन गलत, टॉर्क सही है, टॉर्क सही ऑप्शन है। ओके, चलिए, an electron and a proton are placed in the same electric field, what will be the ratio of their acceleration? बेटा एक एक क्वेश्चन जो है ना डिस्कस करने वाला है। ओके, यहां पर बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों को एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन? चलिए, सबसे पहला चीज हम डिस्कस करते हैं बेटा, सबसे पहला हम डिस्कशन करते हैं, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर चार्ज +q। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो -e ही रख देते हैं। अब इस पर जो फोर्स लगेगा बेटा, इस पर जो फोर्स लगेगा कितना होगा, कितना होगा इसका फोर्स? तो फोर्स बराबर होता है, फोर्स बराबर, याद कीजिए फॉर्मूला, कि एक चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड q है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा जाएगा तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? तो उस पर फोर्स लगेगा F = Q × E। ओके, उस पर फोर्स कितना लगेगा? Q × E। ओके, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन में फोर्स किधर कितना लगेगा? F = मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज E लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड E लिखते हैं। ओके, हाँ या ना? F बराबर EE, और F बराबर क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू E। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ओके, अच्छा, एक प्रोटॉन अगर रखते हैं तो प्रोटॉन में चार्ज कितना होता है? प्रोटॉन में चार्ज होता है बेटा +E। इलेक्ट्रॉन में फोर्स, यहां पर देखिए, फोर्स और चार्ज, फोर्स और E, और यहां पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस है, तो ये फोर्स और फोर्स जो है बेटा इंटेंसिटी के माइनस के वजह से, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर हुआ? हाँ या ना? अब यहां पर अगर एक प्रोटॉन हम रखते हैं, यहां पर एक प्रोटॉन रखते हैं बेटा, प्रोटॉन, तो इस पर फोर्स, तो इस पर प्रोटॉन का चार्ज कितना हो जाएगा? +E। प्रोटॉन का चार्ज कितना हो जाएगा? +E। ओके, प्रोटॉन का चार्ज +E होगा, और इस पर फोर्स कितना लगेगा? फोर्स कितना लगेगा? तो फोर्स लगेगा F = +E। अब यहां पर प्लस है, यानी फोर्स और इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में होगा, फोर्स और इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में, इंटेंसिटी इधर तो ये वाला फोर्स इधर।
ओके, अब इसका कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ प्रोटॉन, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू ई ई। मैग्नीट्यूड यहां पे लिख रहे, यहां भी मैग्नीट्यूड लिखे, तो ये इक्वेशन 2। देखिए देखिए ई और ई इक्वेशन 1 और 2 में बराबर है बेटा, तो इस हिसाब से बेटा आपका क्या हो जाएगा, एम ई ए इक्वल्स टू एम पी ए पी। यहां पर दोनों में फोर्स सेम लग रहा, बट मास अलग अलग होने की वजह से एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन। यहां इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपका सही आंसर है ना। आगे, what is the ratio of electrostatic force and gravitational force between two electrons placed at certain distance। बेटा ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जिसको आपको याद करना है। 11th में बताया जाता है नेचर में 4 ही तरह के फोर्स होते हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, इसमें अगर देखा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट फोर्स, है ना, और उससे 10⁻36 या 34 किसी किताब में है 36, तो उतना टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो 38 टाइम्स स्टैंडर्ड रिजल्ट है बेटा। ये नहीं होगा, 52 बहुत ज्यादा हो गया, ये थोड़ा सा आदत डालना होगा, है ना, तो ये नहीं होगा। ओके, स्टैंडर्ड बताइए कितना होगा, कितना, 4 × 10⁻38, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ओके, हाँ आगे, अब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, वो क्या महसूस करेगा। एक बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, वो क्या महसूस करेगा बेटा। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखिएगा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए बनाते हैं। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तरफ स्ट्रॉन्ग एक तरफ वीक, ओके, एक तरफ स्ट्रॉन्ग एक तरफ वीक। अब एक डाइपोल आप रख दीजिए, ओके, एक डाइपोल रख दीजिए, है ना, यहां पर आप नेगेटिव चार्ज मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, है ना, पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर बेटा, यहां पर याद रखिएगा, यहां पर वीक फील्ड है, तो यहां पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर इस पॉइंट पर मान लेते हैं इंटेंसिटी E1 है और यहां पर इंटेंसिटी E2 है। और याद रखिएगा बेटा, ये E2 स्ट्रॉन्ग है, ये E2 ज्यादा वैल्यू होगा इसका, क्यों, क्योंकि यहां पर फील्ड स्ट्रॉन्ग है और यहां पर फील्ड वीक है। ओके, तो यहां पर फोर्स कम लगेगा, यहां पर फोर्स कम लगेगा और यहां पर फोर्स ज्यादा लगेगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा, क्या होगा, इसका फोर्स मतलब यहां पर QE2 और QE2 एंड QE1 अनइक्वल फोर्स है, और अनइक्वल फोर्स है तो यहां पर दो बातें होंगी। QE1 के बराबर यहां पर लग जाएगा QE1 के बराबर यहां पर फोर्स लग जाएगा बेटा QE1, और जो बचा खुचा है ये, और ये जो बचा खुचा है बेटा, ये जो एक्स्ट्रा फोर्स है, ये जो आपका एक्स्ट्रा फोर्स है, ये वाला जो एक्स्ट्रा फोर्स है, वो एक्स्ट्रा फोर्स आपके इसके सेंटर ऑफ मास में इस डायरेक्शन में लग जाएगा। यानी इस फोर्स के वजह से बेटा ये आगे घसकेगा और इसके वजह से घूमेगा, यानी ये घूम घूम करके आगे बढ़ेगा, यानी इसके पास टॉर्क भी होगा, इसके पास टॉर्क भी होगा और इसके पास नेट फोर्स भी होगा। इज दैट क्लियर। तो बोथ टॉर्क एंड नेट फोर्स, बोथ टॉर्क एंड नेट फोर्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर, कल ही डिस्कस किए थे, वोल्ट पर मीटर। बेटा वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस, पर मीटर यानी एक्स, तो ये तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो नेगेटिव वैल्यू होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी,
है ना। नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज इट्स यूनिट जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, ओके, जूल per coulomb. Joule is the unit of work done. Per coulomb is the charge. Work done by charge is nothing but potential. Potential. अगर ये वर्क डन इंफिनिटी से P तक किया जाए, है ना, और A से B तक किया जाए या P से Q तक किया जाए, तो फिर वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो वर्क डन बाय Q पोटेंशियल का भी हो सकता है और पोटेंशियल डिफरेंस का भी हो सकता है। क्लियर हुआ? तो यहां पर आपका बोथ A एंड B होगा। क्लियर? आगे आगे, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक मोमेंट ऑफ अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक मोमेंट ऑफ अ डाइपोल, बाप रे बाप, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक मोमेंट ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक मोमेंट ऑफ डाइपोल, डाइपोल जो मोमेंट है उसका क्या होगा बेटा? SI यूनिट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहां पर मोमेंट ऑफ अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट किया जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट किया जाता है। P बराबर होता है चार्ज इंटू 2L, और चार्ज का बेटा कूलम होता है, 2L का होता है बेटा मीटर। तो ये आपका हो गया बेटा कूलम मीटर। ओके, 42। आगे, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला E इक्वल्स टू फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स का होता है बेटा ml t माइनस 2, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बेटा AT। ओके, तो ये हो जाएगा ml t माइनस 3 a माइनस 1, ml t माइनस 3 a माइनस 1, ml t माइनस 3 a माइनस 1, ml t माइनस 3 a माइनस 1। आगे, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है और ये बेटा डॉट प्रोडक्ट होता है इंटेंसिटी का और एरिया का। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या देखे हम लोग? ml t माइनस 3 a माइनस 1, और एरिया का हो जाएगा बाबू लोग a स्क्वायर, एरिया का लेंथ स्क्वायर, सॉरी, एरिया का क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? m l क्यूब m l क्यूब t माइनस 3 a माइनस 1, m l क्यूब t माइनस 3 a माइनस 1, t माइनस 3 a माइनस 1। देखिए डिस्कस करना पड़ रहा है, ओके, यहां पे डिस्कस करना पड़ रहा है, इस चलते थोड़ा सा लंबा जा रहा है। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट 1 बाई 4 पाई f q1 q2 बाई r स्क्वायर, इसका हो जाएगा f का m l t माइनस 2, इसका हो जाएगा Q1 का 80 और इसका 80 मिलकर के a स्क्वायर t स्क्वायर, और r स्क्वायर का हो जाएगा बेटा l स्क्वायर। अब यहां पर हो जाएगा a स्क्वायर t स्क्वायर बाई m l क्यूब t माइनस 2, सॉल्व करते m ऊपर जाएगा m माइनस 1 l माइनस 3 t माइनस 2 ऊपर जाके प्लस 2 और 2 4 a स्क्वायर, m माइनस 1 m माइनस 1 l माइनस 3 t 4 a स्क्वायर। ओके, आगे, a wire carries a current of 1 microampere. If charge on an electron is itna, then number of electrons flowing per second through the wire. एक वायर जो है carries a current, if charge on an electron is this,
the number of electrons flowing per second through the wire. The number of electrons flowing per second through the wire. Number of electrons flowing per second through the wire. बताइए कितना होगा? किसका यूनिट है बेटा? किसका यूनिट है? माइक्रो एम्पियर। किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिक करंट का। किसका? इलेक्ट्रिक करंट का। इफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड जो चार्ज फ्लो होता है उसी को तो करंट कहते हैं बेटा। यहां पर वही है, चार्ज पर सेकेंड बोल रहा है, यानी करंट ही पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू आई बाई ई। ओके, करंट ही है, चार्ज पर सेकेंड। तो कितना है बेटा? 1 माइक्रो एम्पियर। 1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा और आपका कितना है? 1 इंटू 10⁻⁻19। ओके, ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा? 1 को 1.6 से डिवाइड करेंगे, 0.625 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 6, -19 प्लस 6 13, -19 ऊपर जाकर के, सॉरी -19 ऊपर जाएगा बेटा, +19, -6 प्लस 19 13, पॉइंट इधर घसकाएंगे बेटा एक डेसिमल, तो 6.25 इंटू 10⁻, कल ही बताए थे दाहिना घसकेगा घटेगा, कितना? 1। 6.25 इंटू 10⁻, 6 हो यहां पर ये है, ओके। आगे, when is an electric dipole in stable equilibrium? When is an electric dipole in stable equilibrium in an electric field? यहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम में है बेटा। कब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा? कब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में? स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बेटा, है ना, कि पोटेंशियल एनर्जी तो है बट ये कोई काम नहीं कर पाएगा। वो कब होगा? जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाए। डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाए, और डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होता है उस वक्त उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होता है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी होता है U इक्वल्स टू -P डॉट E, यानी -PE cos थीटा। पैरेलल यानी थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, cos 0 का 1 -P इंटू E। ओके, -P इंटू E। क्लियर हुआ? तो आंसर इज -P इंटू E। ओके, आगे, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? एक डाइपोल में नेट फोर्स कितना होगा? तो ये तो हम लोग अभी डिस्कस किए थे थोड़ी देर पहले, 0। ओके, आगे, if the distance of a point from a positive charge increasing, if the distance of a point from a positive charge increase, the value of the potential at a point, potential V is K Q by R। अब पॉजिटिव चार्ज है ना, तो यहां पर V इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R। कह रहा R इंक्रीज करेगा तो V घटेगा। पॉजिटिव चार्ज से जितना दूर जाएगा पोटेंशियल घटेगा, नजदीक आएगा पोटेंशियल बढ़ेगा। नेगेटिव चार्ज में उल्टा होगा, नेगेटिव चार्ज में बेटा जितना दूर जाएगा पोटेंशियल बढ़ेगा, नजदीक आएगा घटेगा। ओके, पॉजिटिव चार्ज में दूर जाने से घटता है, दूर जाने से पोटेंशियल घटता है, और नेगेटिव चार्ज में दूर जाने से बढ़ता है। ओके, तो खैर यहां पर अभी है पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाने पर इफ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस
द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट द पॉइंट आर बढ़ रहा तो वी डिक्रीजेस, है ना, वी डिक्रीजेस। ओके, आगे बेटा, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी नेगेटिवली चार्ज, कोई जरूरी नहीं है। अब पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड, एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड एक ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है, तो ऑब्जेक्ट को क्या होना चाहिए, नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। न्यूट्रल, हाँ, कागज बेटा, कागज का छोटा छोटा टुकड़ा को रगड़ो, है ना, ले जाओ, कागज के टुकड़े में कोई चार्ज नहीं, बट उसको अट्रैक्ट करता है कि नहीं, कागज के टुकड़े में कोई चार्ज नहीं, मतलब वो न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल को भी अट्रैक्ट करता है और नेगेटिवली चार्ज को भी अट्रैक्ट करता है, इधर नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल, ठीक है ना, ये आपका हो गया। और आज थोड़ा सा थके हुए बेटा, तो थोड़ा सा एनर्जी में कमी है, बट कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए। मसला ये है, हम भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए हैं। ओके, आप भी कंफर्ट जोन से बाहर आकर के रात दिन एक करके पढ़ाई कीजिए और इस बार 95% लाइए, यही दृढ़ निश्चय के साथ पढ़ाई कीजिए बेटा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम चार्ज इज, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम चार्ज इज, ये तो 6.25 कल ही डिस्कस किए थे, 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्लियर हुआ? हाँ, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट पूछ रहा है। फ्लक्स इज कितना होता है बेटा लोग, ई डॉट एस, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है बेटा। इंटेंसिटी का होता है बेटा वोल्ट पर मीटर और एरिया का होता है बेटा लोग मीटर स्क्वायर, ये कैंसल, वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। Two charges of equal magnitudes kept at a distance r exert a force F on each other. जाहिर सी बात है, दो चार्ज जिसके मैग्नीट्यूड इक्वल है, r डिस्टेंस पर है, वो एक दूसरे पर F फोर्स लगा रहा है। If the charges are half, the distance between them is doubled, then the new force acting on each charge is, लीजिए दो चार्ज है बेटा इक्वल मैग्नीट्यूड्स के, r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, एक फोर्स F है ना, दोनों एक दूसरे पर F फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो इक्वल मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहला चीज लिखते हैं, पहले क्या था, F इक्वल्स टू K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, ये तो है इक्वल मैग्नीट्यूड का। अब क्वेश्चन बोल रहा है इफ द चार्जेस आर हाफ्ड, न्यू फोर्स F डैश K ही होगा। क्वेश्चन बोला चार्ज को हाफ कर दिया जाए, चार्ज को क्या कर दिया जाए, हाफ Q/2 का होल स्क्वायर, और डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए यानी 2r कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा बेटा, K इंटू Q स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4 और 4 16 r स्क्वायर। ओके, यानी बेटा 1/16 K Q स्क्वायर बाई r स्क्वायर, और यहां पर 1/16 ये आपका F है, ये आपका F है, तो 116/F हो जाएगा और ये आपका आंसर सही है। क्लियर? आगे, two charged spheres which are separated at distance d exerts a force F on each other. If the charges are doubled and distance between them is doubled, then the force is, अब यहां पर फिर से वैसा ही है बेटा, सेम। हाँ, क्या है बेटा, पहले फोर्स क्या है, two charged spheres which are separated at distance d exerts a force F on each other. If charges are K Q1 Q2 by d square, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि नया फोर्स क्या होगा, तो K रहेगा बेटा, मीडियम में कोई चेंज नहीं आया, मीडियम में चेंज नहीं आएगा, K में चेंज नहीं आएगा। Q1 डबल कर दिया गया, 2Q1 हो गया, ये भी डबल कर दिया गया 2Q2, और D को भी डबल कर दिया गया 2D का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, K 2 2 जा 4 Q1 Q2 बाई Q का स्क्वायर 4 D स्क्वायर 4 4 कैंसिल, कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई D स्क्वायर, और ये हो जाएगा F, ये क्या हो जाएगा बेटा, F। ओके, तो यहां पर आपका सही आंसर है बेटा F है।
आगे 1 volt इज इक्वल टू 1 वोल्ट V इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन यानी 1 कूलम बाय 1, सॉरी ओहो थोड़ा सा मिस्टेक है, वर्क डन यानी बेटा 1 जूल बाय 1 कूलम, यानी 1 जूल पर कूलम, 1 जूल पर कूलम, 1 जूल पर कूलम, ये है सही आंसर। ओके है ना। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चलो 5 फिर से ई एस कॉस थीटा, बार बार डॉट प्रोडक्ट लिख रहे हैं, अभी लिख दे रहे हैं ई एस कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है बेटा न्यूटन पर कूलम, एरिया का होता है ए स्क्वायर, कॉस थीटा का कोई यूनिट नहीं है, ये डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है, सॉरी ये एक रियल नंबर है बेटा, कॉस थीटा एक रियल नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो इसका हो जाएगा बेटा न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, यार ओहो एरिया स्क्वायर ने, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, करेक्ट आंसर इज मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। 56 आगे बेटा, द सरफेस कंसिडर्ड फॉर गॉसेस लॉ इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, ये कल वाला है ना, इसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। ओके हाँ आगे, an electric charge q is placed at the center of a cube of side a, the electric flux on one of its face, ये भी कल वाला है बेटा, ये भी है ये। ओके है ना, which of the following properties is not satisfied by an electric charge, total charge conservation ठीक है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ठीक है करता है, 2 टाइप्स ऑफ चार्ज ये भी ठीक है, सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स, सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स, सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल रहा है सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स, ऐसा होता है। इज इट पॉसिबल बेटा, ये पॉजिटिव से शुरू होके बेटा जाके नेगेटिव में खत्म हो जाता है, ये लूप नहीं बनाता है, तो ये आपका नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड ये बेटा है ना। ओके आगे, ओके ओ थैंक यू। तो बेटा लोग आज थोड़ा सा हरासमेंट था, तो बीच में हल्का सा मतलब थकान है, तो थोड़ा समझाने में हम कमी किए होंगे, या थोड़ा सा मतलब बोलने में कमी होगा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। नेक्स्ट टाइम से नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो मजेदार रहेगा, फिर से उसी एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, पढ़ते रहिए, ठंड से बचिए। ओके थैंक यू।